हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, दैट इज़ पीएफ एक्ट। इसमें हम देखने वाले हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ दिस एक्ट, आल्सो द एलिजिबिलिटी और कौन एम्प्लॉय इसमें एक्सक्लूडेड है, हाउ टू कैलकुलेट द पीएफ, what is the contribution either employer and employee side, and how to claim for the provident fund act, and also the various benefits under the provident fund act। तो चलो देखते हैं इन डिटेल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू बिल्ड द हैबिट ऑफ सेविंग द मनी। जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये सेविंग के हैबिट क्रिएट करना, दैट इज़ द major objective. Second one, to enable the individual to become a financial prepared for their retired life, and also the contribution of pay from the both employer and employee। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा। The next is what applicability of the act। This act is extend to the whole of India, जहाँ पे भी every factory establishment in which 20 or more persons are employed, जहाँ पे भी 20 or more persons वर्किंग है वहाँ पे ये पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब देखते हैं कि कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर द एम्प्लॉइंग लेस दैन 50 पर्सन्स एंड वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर, एंड ऑल्सो द न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। यहाँ पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं डिफरेंट 3 स्कीम्स ऑफ दिस एक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, उसी को हम पीएफ स्कीम भी बोलते हैं। दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1952। ये जो प्रोविडेंट फंड है वो किसके लिए है? फॉर द रिटायरमेंट सेविंग। द नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। अभी देखो पेंशन है मतलब क्या होगा? आफ्टर द रिटायरमेंट, दैट्स व्हाट पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं इडली, दैट इज़ 1976। ये किसके लिए है? इट इज़ द वन ऑफ द इंश्योरेंस टू रिलीव द फैमिली मेम्बर्स। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? हम देखने वाले कि अभी ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये स्कीम क्या है। तो चलो देखते हैं इन डिटेल। ये जो स्कीम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन स्कीम है अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या होता है? बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली। देखो ये हमने पहले ऑब्जेक्टिव देखा था कि लोगों को सेविंग की आदत डालने के लिए उनके आफ्टर रिटायरमेंट जो भी रहेगा, जो इतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ सर्विस उनको एक अमाउंट मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रोविडेंट फंड है। उसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के साइड भी होता है और एम्प्लॉय भी करते हैं। ओके, तो इकट्ठा मतलब फ़ायदा यहाँ पे है कि जो भी वो सैलरी कमाता है उसमें से एक सम अमाउंट ऑफ द पोर्शन वो एक सेव करता है और उसमें एडिशन एम्प्लॉयर भी डालता है। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो भी होता है वो डिडक्ट हो जाता है उसके सैलरी से, वो एम्प्लॉय के सैलरी से वो डिडक्ट करता है। और एम्प्लॉयर क्या करता है? एक्स्ट्रा एडिशन कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट। सो ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर द एम्प्लॉय, क्योंकि दोनों को कंट्रीब्यूशन वहाँ पे आ रहा है। सो बोथ कंट्रीब्यूशन दैट इज एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ये कौन पे करता है? एम्प्लॉयर करता है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करता है और अपना भी साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे जमा करता है, आइदर थ्रू द चलान और थ्रू द अप्रूव्ड बैंक। एंड जो भी एग्रीगेटेड अमाउंट है वो डिपॉजिट होती है विद द रीजनल पीएफ कमिश्नर। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है टू जॉइन द प्रोविडेंट फंड। सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनकी देखो इट इज़ मैंडेटरी कि जिनकी सैलरी कम है, देखो सैलरी कम है तो उनको आदत डालनी है कि आप सेविंग करते जाओ। तो जिनकी सैलरी 15,000 तक लेस दैन और इक्वल टू 15,000 है, ये लोग एलिजिबल है फॉर दिस प्रोविडेंट फंड एक्ट। प्लीज़ याद रखना, पहले ये सैलरी की लिमिट कम थी, बट अकॉर्डिंग टू 2014 अमेंडमेंट उन्होंने बताया कि जिनकी सैलरी लेस दैन और इक्वल टू 15,000 है वैसे एम्प्लॉय इस प्रोविडेंट फंड में एलिजिबल रहेंगे। ओके, हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद से सुन लेना। हाउएवर एन एम्प्लॉय हुज सैलरी इज
more than 15,000 per month can become a member with a permission। क्योंकि अभी हमने देखा था जिनकी सैलरी 15,000 से कम है या इक्वल है वही सिर्फ एलिजिबल है। तो फिर बाकी जो जिनकी सैलरी अभी ज़्यादा है वो सोचेंगे हमें क्या फिर पीएफ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, बट कंडीशन क्या है? हावेवर आपकी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आपको परमिशन लगेगी। किसकी परमिशन लगेगी? 3 लोगों की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनकी अगर परमिशन मिलती है तो ऐसे इम्प्लॉई जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो एलिजिबल हो सकते हैं। उस इम्प्लॉय की भी परमिशन कि हाँ भाई मेरे सैलरी से अभी आप ये अमाउंट डिडक्ट करो, तो उसकी भी परमिशन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वन, हिज एम्प्लॉयर शुड एग्री विद दिस, कि चलो हम भी, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी अपना कंट्रीब्यूशन डालना है। अगर ये तीनों चीज़ें एग्री होते हैं तो ही जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो एम्प्लॉई इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखना। और अभी देखेंगे कि कौन से एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब वो उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। द फर्स्ट कंडीशन इज एम्प्लॉय हु हैज़ विड्रॉन द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड फंड। सपोज जो भी उसका फंड अब तक एक्यूमुलेट हो चुका है, एक बार ही उसने सब निकाल लिया, पूरा का पूरा अमाउंट उसने निकाल दिया, तो वो फिर से उसके लिए इस प्रोविडेंट फंड में एक्सक्लूड हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय हुज पे इज़ मोर देन 15,000 पर मंथ। अभी हमने देखा वो एलिजिबल नहीं है, बट अगर 3 लोगों ने परमिशन दी, हिमसेल्फ, एम्प्लॉयर एंड दी कमीशन जो हमने देखा था उनसे परमिशन मिलती है तो वो इंक्लूड हो सकता है। एंड द अप्रेंटाइज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ईपीएफ। अभी देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसा है। हमने पहले देखा कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है, पर कितना करता है? द कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ द पे। पे मतलब क्या? आपका बेसिक प्लस डी है, तो 12% याद रखना। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 12% वो उसके सैलरी से कट होता है, और एम्प्लॉयज़ का सेम कंट्रीब्यूशन रेट रहता है, दैट इज़ 12%। इसमें याद यही रखना है, एम्प्लॉय कैन वॉलेंटरली पे मोर कंट्रीब्यूशन अबाउट द स्टैट्यूटरी रेट। स्टैट्यूटरी रेट क्या बोलता है? 12%। हावेवर एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू मैच द वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ओवर द स्टैट्यूटरी रेट। मतलब एम्प्लॉय अगर चाहता ही नहीं मेरे सैलरी से 12% से भी ज़्यादा कट करना है तो वो कर सकता है, बट एम्प्लॉयर कितना करेगा? 12% ही, वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। दिस इज़ द वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि बेसिक किसी एम्प्लॉय का है 8,000, उसका डीए है 2,000, तो उसका टोटल पे कितना होगा? 10,000। अगर हम एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं दैट्स 12% ऑफ द पे, मतलब हो गया वो 1,200 रुपये, और सेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड दैट इज़ 12% ऑफ द पे, दैट इज़ 1,200, तो टोटल हो गया 2,400। तो टोटल प्रोविडेंट फंड हो गया 2,400। आई होप अभी आपको परसेंटेज का समझ में आया होगा। अभी देखते हैं ये जो फंड है जो एक्यूमुलेट होगा दोनों का, तो ये फंड एडवांस लोग लेते हैं। हम हर किसी एम्प्लॉय की अलग अलग डिमांड होती है, मतलब उसके जो भी नीड्स रहते हैं वो फुलफ़िल करने के लिए वो एडवांस यूज़ कर सकता है। ये फॉर्म 31 में वो यूटिलाइज़ करेगा। पहला क्या है? सपोज कोई इलनेस आ गया, जैसे कि अ मेंबर इज़ अलाउड नॉन रिफंडेबल एडवांस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर होता है 1 मंथ के लिए, कोई मेजर सर्जरी हो चुकी है, टीबी है, लेप्रेसी है, पैरालिसिस है, कैंसर है। अभी देखो कोविड-19 वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि आप 75% तक आप एडवांस यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ व्हाट? एडवांसेस फॉर द मैरिज एंड एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, अप टू 90% ऑफ प्रोविडेंट फंड यू कैन यूटिलाइज दैट, बट उसके लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट आपकी जो वो सर्विस है 7 ईयर्स तो होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी का कुछ डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी, फ्लोट आ गया है, अर्थक्वेक हो गया है, एनी थिंग्स, तो उसके अगेंस्ट आप ये एडवांस फंड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, जो भी फिजिकली हैंडीकैप मेंबर है वो इसको इस फंड को एडवांस में ले सकते हैं टू परचेज द इक्विपमेंट टू मिनिमाइज हिज अ हार्डशिप। तो उसके लिए भी यही है कि उसका ओनली 1 एडवांसेस इज गिवन इन द पीरियड ऑफ 3 years। ऑल्सो
ये एडवांस आप कब ले सकते हो? बिफोर 1 year बिफोर द रिटायरमेंट, अप टू 90% ऑफ हिज EPF अमाउंट ही कैन टेक एज अ एडवांस। ऑल्सो द हाउसिंग लोन, अगर आपको हाउस परचेस करना है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 60 मंथ तक आपकी सर्विस होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 5 years तो आपकी सर्विस होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो टू टेक अ एडवांस। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। अभी देखो पेंशन है तो ये मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट। ये जो स्कीम है इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1995। इट इज़ पेड टू द मेंबर ऑन देयर रिटायरमेंट एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सब्सक्राइबर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में है। इसके लिए अलग सा एम्प्लॉय को मेंबरशिप नहीं लेनी होती है। जो ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड के अंडर उन्होंने मेंबरशिप, ऑटोमेटिकली ये पेंशन स्कीम में भी सब्सक्राइब हो जाएंगे। आउट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12%, हमने देखा था कि एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 12%। अभी देखो इस पेंशन में एम्प्लॉयर अलग से कंट्रीब्यूट नहीं करता। प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हमने पहले देखा था कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है एंड एम्प्लॉय भी सेम 12% ही करता है। अभी उस 12% का हम डिवाइड देखने वाले कि कैसे वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एंड ओके, जो 12% है उसमें से 8.33 इज पेड टू द पेंशन स्कीम। ओके, एंड जो रिमेनिंग कितना बचा फिर 3.67 वो होगा प्रोविडेंट फंड। मतलब वही 12% है बट उसमें से 8.33 चला जाएगा पेंशन स्कीम के लिए एंड 3.67 जाएगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। क्लियर? इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखा था 12% है। तो एक एग्जाम्पल बेसिक है, किसी एम्प्लॉय का 8,000 है, उसका DA 2,000 है, तो टोटल कितना हो गया? 10,000। अभी हमने देखा कि 12% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, तो 1,200 रुपये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? तो ये जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,200, दैट इज़ 12% ऑफ पे। इसमें से 1,200 में से 8.33 कहा जाएगा? यस, इट इज़ गोइंग टू बी द पेंशन स्कीम। ये 1200 में से रिमेनिंग जो 3.67 है वो जाएगा प्रोविडेंट फंड के। आई होप कि अभी ये कन्फ्यूजन अभी दूर होगा। तो ये स्प्लिट याद रखना ऑफ दिस 12%, ये पूछा जाता है एग्जाम में। द नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो पेंशन स्कीम के लिए एम्प्लॉयज़ डज नॉट हैव टू मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर भी नहीं करता, जो पहले 12 किया था ना उसी का स्प्लिट है 8.33 प्लस 3.67 एंड अलग से एम्प्लॉय को अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। मेंबर्स ऑफ दिस स्कीम विल गेट अ पेंशन। कब मिलेगा? सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, और अगर डिसेबलमेंट है ड्यूरिंग द सर्विस तो उसको ये पेंशन बेनिफिट मिलेगा। अभी देखते हैं कि नॉमिनीज ऑफ द पेंशन कौन रहेगा। द फैमिली पेंशन अवेलेबल टू द विडो और विडोवर। कब मिलेगा? आइदर फॉर अ लाइफ और अनटिल ही और शी मैरीज। ये नया अमेंडमेंट है। उन्होंने बताया कि विडो अगर है तो उसको फुल लाइफ में मिलेगा। कब तक मिलेगा? तो लाइफ तक मिलेगा। बट अगेन गाइस उसने दूसरी शादी की या उसने दूसरी शादी की तो अनटिल ही और शी गेट्स मैरीज। चिल्ड्रन विल बी इंटाइटल्ड टू पेंशन अप टू द 25 years ऑफ देयर एज। उनके अगर बच्चे हैं जो अभी अडल्ट नहीं है, एडोलसेंट नहीं है, तो उनका जो पेंशन है वो कब तक चलेगा? जब तक उनकी एज 25 years तक होती है तब तक। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ़ द पर्सन इज़ अनमैरिड और हैज़ नो फैमिली, तो वो उसने जिसको भी नॉमिनीज किया है उसको उस फॉर्म में तो उसको वो पेंशन मिलेगी। द नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हम बोल रहे हैं कि पेंशन मिलेगी बट कितनी मिलेगी उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका एक फॉर्मूला है मंथली पेंशन का। हम देखते हैं। देखो, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 70। अभी आप बोलोगे पेंशनेबल सैलरी क्या है, तो प्लीज़ नोट दैट कि पेंशनेबल सैलरी इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ्स। मतलब 60 मंथ्स मतलब क्या? 5 years पे। अर्लियर पहला जो ये नया अमेंड में 60 मंथ है, अर्लियर 12 मंथ था। तो प्लीज़ ये याद रखना, पेंशनेबल सैलरी मतलब जो आपकी लास्ट 60 मंथ की जो एवरेज सैलरी है वो
इनटू पेंशनेबल सर्विस, मतलब आपने कितने साल तक सर्विस की है वो, +2 डिवाइडेड बाय 70। अब देखते हैं एक एग्जांपल, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पेंशनेबल सैलरी किसी एम्प्लॉय की 10,000 है, उसकी सर्विसेज अगर 33 ईयर्स की हो चुकी है, तो ये हमारा फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस +2 डिवाइडेड बाय 70। सबको डिवाइड करना है, दैट इज 70। ओके, तो क्या होगा, आपका पेंशनेबल सैलरी 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये पेंशनेबल सर्विस 33 +2 दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 70। तो कितना आएगा कि 10,000 को 2 से डिवाइड किया तो ₹5,000 पर मंथ। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इडली। यहाँ पे एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1970 यहाँ पे देखो इंश्योरेंस आ रहा है। इंश्योरेंस क्या है, ये प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1976। द एम्प्लॉयज़ हु आर द मेंबर ऑफ पीएफ, जो पीएफ में थे, पेंशन में थे, ऑटोमेटिकली ये इस स्कीम में कवर्ड होते हैं। एम्प्लॉयज़ का इस एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, दे डोंट नीड टू पे एनी कंट्रीब्यूशन। बट एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है, वेरी लेस अमाउंट है। ओनली द एम्प्लॉयर हैव टू पे द कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ टोटल wages, and also there are additional administrative charges that is 0.1% of the total wage। अभी देखते हैं कि क्लेम कैसे करेंगे। इफ़ एनी एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, हिज नॉमिनी और फैमिली गेट एन अमाउंट ऑफ, उसकी कंडीशन से, अगर उस एम्प्लॉय के अकाउंट, जो भी पीएफ उसका अकाउंट है, उसमें अगर बैलेंस लेस देन 50,000 है, तो उस केस में एवरेज बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, जो भी बैलेंस रहेगा वो उसको मिलेगा। दूसरी कंडीशन है, इफ़ द बैलेंस इज मोर देन 50,000, ये प्लीज़ याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते हैं। कंडीशन 2 जो है कि बैलेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो कितना मिलेगा, द इंश्योरेंस अमाउंट पेएबल इज व्हाट 50,000, तो उसको मिलेगा ही, प्लस 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ 50,000। मतलब 50,000 से ज़्यादा जो भी अमाउंट है, जो रिमेनिंग है, उसके ऊपर 40% उसको मिला के उसको अमाउंट मिलेगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल लिमिट जो है 1 लाख की है। एग्जांपल देखते हैं कि द बैलेंस इन अ पीएफ अकाउंट इज़ 1,20,000। देखो मतलब ये केस 1 में आता है कि नहीं, क्योंकि उसका बैलेंस कितना है, 1,20,000 है। अगर वो केस 1 में आता तो एटलीस्ट उसको इधर 50,000 या जो भी अमाउंट है लास्ट 12 मंथ की, वो उसको मिलेगी। द सेकंड कंडीशन में अभी ये आ रहा है तो 50,000 तो उसको मिलेगा ही, राइट। 50,000 प्लस अभी एक्सेस अमाउंट क्या है, 70,000, बिकॉज 50,000 प्लस 70,000 इज 1,20,000। तो 70,000 विच इज़ एक्सेस अमाउंट, राइट। इस एक्सेस अमाउंट का 40% कितना आएगा, 70,000 का 40% 28,000। तो 50,000 प्लस 28,000 जो भी आएगी अमाउंट, दैट इज 78,000, वो होगा उसका पेएबल अमाउंट। अब क्लियर, आइदर 78,000 दिस इज व्हाट द अमाउंट, एक्सेस जो ओवरऑल लिमिट है अप टू 1 लाख उसको मिल सकता है, बट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 78,000, तो उसको 78,000 अमाउंट मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविडेंट फंड। अभी हमने देखा है डिटेल में प्रोविडेंट फंड में क्या कंट्रीब्यूशन है, स्कीम क्या है, ये इडली का कंट्रीब्यूशंस क्या है। आई होप अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर क्लियर कंसेप्ट हो चुके हैं तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।